हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए क्लास में यानी अभी के अपने नए क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। इसके जस्ट पहले अभी मैंने चैप्टर नंबर 1 अपलोड किया था, जिसमें मैंने 1 का जो एमसीक्यू था वो डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड कर दिया था। अभी हम करते हैं चैप्टर नंबर 2। इसमें कुछ थियोरी जो है वो एग्जाम में आती है, तो वो थियोरी भी मैं आपको साथ ही साथ समझा दूंगा। और इसकी थियोरी मैंने जो है ना वो जब चैप्टर स्टार्ट किया था तभी मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था, तो उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैप्टर नंबर 2 के स्टार्टिंग की जो बेसिक क्लास है वो जरूर आप लोग देख लेना। और जो गुणधर्म वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें से कभी कभी है ना 3 नंबर में भी थियोरी आता है। तो जो आपका गुणधर्म वाला है, चाहे वो बर्नौली प्रयत्न का हो, चाहे आपका द्विपद संभावना वितरण का हो, दोनों के दोनों ही गुणधर्मों को अच्छे से कर लेना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियोरी है, इसलिए इसको कैसे भी करके कर लेना। और यही वजह है कि मैं एमसीक्यू की क्लास ले रहा हूँ, ताकि जो बातें मुझे बतानी होती हैं वो कई बार एक साथ नहीं हो पाता है, तो इनको मैं इस तरह से पार्ट पार्ट में बताते जाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या होगा आंसर इसका और कैसे होगा, क्यों होगा। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असतत चल का उदाहरण होगा। ये जो क्वेश्चन है ना कई बार पूछा गया है, असतत और सतत चल का। तो इसके लिए पहले मैं कुछ चीजें मैं दिखाना चाहूंगा। ठीक है, वो तुम्हें याद रखना होगा। ये देखो, ये रहा। देखो, चल जो है हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक सतत और एक असतत। ध्यान से सुनना। एक होता है सतत चल और एक होता है असतत चल। अब सतत और असतत का मतलब क्या होता है? देखो, असतत का मतलब रुकता रहता है, मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है। सतत का मतलब होता है चलता रहता है। अब इन इसका भी मतलब क्या है ये भी मैं थोड़ा और समझा देता हूं। देखो, जो असतत चल होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। क्या होती है? वैल्यू। वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है, मतलब जो कीमत होगा वही कीमत होगा, ये कीमत बदलेगा नहीं। लेकिन अब इसमें क्या होता है, दो जानकारी के बीच, दो जानकारी का मतलब जैसे 10 से 15 के बीच में, 20 से 25 के बीच में, इसको हम क्या कहते हैं? सतत चल कहते हैं। अब हमें कुछ एग्जाम्पल्स याद रखने होंगे, जैसे विद्यार्थी का जन्म वर्ष। आपको ये बात पता होना जरूरी है कि जो विद्यार्थी का जन्म वर्ष होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। कोई ऐसे नहीं कहता कि 1990 से 95 के बीच में पैदा हुआ था, ऐसा बिल्कुल नहीं। वो फिक्स होता है। परिवार में बच्चों की संख्या, कितने बच्चे हैं भैया? 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, 6 हैं, 7 है। अरे लगभग 12-13 बच्चे हैं, 14 से 15 बच्चे हैं, ऐसा कोई नहीं बोलता है। ठीक है, उसके बाद अगला है एक जगह पर दुर्घटना। अब देखो, कोई एक जगह है वहां पे कोई दुर्घटना घटी है, तो कैसे बोलेंगे भाई यहाँ पे यार कल 2 एक्सीडेंट हो गया था, अरे पता है वहां पे कल परसों एक एक्सीडेंट हो गया था। तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी दुर्घटना है वो भी आपका क्या है? असतत यानी फिक्स है। कि वर्ष दौरान हुई वर्षा, ऐसे दिनों की संख्या। अब देखो, यहाँ पे ये नहीं बोला है कि वर्ष दौरान होने वाले वर्षों की संख्या, संभावना नहीं पूछा है, यहाँ पे कंफर्म बोला है। तो कंफर्म को तो हम गिनकर बता सकते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका? असतत हो जाएगा। फिर बात करते हैं सतत की, तो सतत में क्या क्या आएगा उसको याद रख लेना। तो सतत में सबसे पहले आएगा विद्यार्थी का ऊंचाई। किसी विद्यार्थी की ऊंचाई जाननी हो तो वो हम फिक्स नहीं बोल सकते हैं। क्यों फिक्स नहीं बोल सकते? देखो, हम बोलते हैं कि इसकी जो हाइट है, जैसे अगर कोई मेरा ही पूछता तो मैं बोलता भाई 5.5 फुट के आसपास है, 5.5 फुट से ज्यादा है, मैं ऐसे बोलता हूँ। और वजन जो है, वजन भी अगर नापोगे भी तो हम कैसे आता है? अब एग्जैक्टली 65 तो नहीं आएगा ना, बोलेंगे 65 से लेके या 70 के बीच में आ रहा है, डोल रहा है, या 65 से लेकर 66 के बीच में हो सकता है। एग्जैक्टली 65 ही नहीं हो सकता है, चेक करोगे तो कम ज्यादा तो होगा ही होगा। राइट, उसके बाद है ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर तो आपको पता होगा कभी एग्जैक्ट नहीं होता, इसमें 110 मिनिमम और 150 मैक्सिमम ऐसा कुछ दिखाया जाता है। राइट, तो कहने का मतलब है कि ये सतत वाले एग्जाम्पल है और असतत वाले एग्जाम्पल है। दोनों ही एग्जाम्पल जो है आपको याद रखने होंगे, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस बनते हैं और काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसीलिए मैंने इनके सारे एग्जाम्पल्स दे दिए ताकि आप इनको बढ़िया से याद रखो। ठीक है, और लास्ट वाला है एक दिन में अधिकतम तापमान। अब जो अधिकतम तापमान होता है वो फिक्स नहीं होता है, कम ज्यादा बढ़ते घटते रहता है। जैसे अभी मैं बताऊं तो 26 डिग्री दिखा रहा है, पार्टली क्लाउडेड लिखा हुआ है, और हो सकता है कि अभी थोड़ी देर के बाद ये चेंज हो जाए। राइट, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सतत बोलते हैं, बदलता रहता है। क्लियर हुआ इतना? तो ये हो गए आपके कुछ एग्जांपल्स। अब चलो मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। असतत बोला है, असतत का मतलब मैंने क्या बताया था? असतत का मतलब मैंने बताया था फिक्स। तो अब इसमें से ढूंढ के बताओ फिक्स कौन सा होगा। तो साफ साफ एक दिख रहा है, और वो क्या दिख रहा है? विद्यार्थी का जन्म वर्ष। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि जो विद्यार्थी का जन्म वर्ष होता है वो क्या होता है आपका? फिक्स होता है। वजन बदलता है, ऊंचाई और ब्लड प्रेशर भी चेंज होता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा चल सतत चल का उदाहरण है? तो अगर आपने मेरे एग्जांपल्स पे ध्यान दिया होगा तो आपको पता चल जाएगा, जैसे दुर्घटना की संख्या जो था ये असतत था, वर्षा हुई हो ऐसे दिनों की संख्या भी आपका असतत था, बालकों की संख्या भी आपका असतत था। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कि दिन दौरान महत्तम तापमान। और यही वजह था कि मैंने सारे एग्जांपल्स जो है वो सेपरेट करके लिख दिया है, जिससे क्या होगा कि आपको याद करने में आसान होगा। आप चाहे बुक में ही लिख लो, इसी बुक में जैसे जो आपकी बुक है उसके सामने से लिख लो कि ये सतत है, सतत है, सतत है, असतत, असतत, असतत। इससे क्या होगा कि आपको याद रहेगा, कोई भी एग्जाम्पल अगर मान लो पूछ लिया तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। उसके बाद नेक्स्ट है, यदि यादृच्छिक चल x यह -1, 0 और 1 के मूल्य को धारण करे एवं उनकी संभावना क्रमशः 1/5 के तथा 1/3 हो, जहां 0 लेस देन के लेस देन 1, तथा यदि इन मूल्यों के अलावा अन्य किसी भी मूल्य को धारण न करता तो ई ऑफ एक्स का मूल्य क्या होगा? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ई ऑफ एक्स का मतलब होता है माध्य। इसको दर्शाने का एक तरीका होगा। तो पहले चलते हैं थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने जाओगे तो हमारे पास कुछ वैल्यूज दिया गया है, पहले मैं वो लिख देता हूं। वैल्यूज क्या क्या? -1, 0 और 1। तो -1, 0 और 1। -1 की वैल्यू क्या है? 1/5 के और 1/3। 1/5 के और 1/3। अब देखो समस्या ये है कि जो ई एक्स यानी ई ऑफ एक्स का एक फॉर्मूला होता है, ये है आपका एक्स और ये है आपका पी ऑफ एक्स। ठीक है, अब ई एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी ऑफ एक्स इंटू एक्स। क्या होता है? पी ऑफ एक्स इंटू एक्स, लेकिन ये सिग्मा होता है, राइट। यानी कि इसको मैं आपको एक बॉक्स बना देता हूं तो क्या बॉक्स से याद रखना थोड़ा ज्यादा आसान होता है। हमें क्या होता है, हमें सवाल दिया रहता है, सवाल में एक्स दिया रहता है, उसके बाद हमें बाजू में पी ऑफ एक्स दिया रहता है, फिर हम दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं यानी एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। सॉरी, फिर हम क्या करते हैं, इसका टोटल करते हैं यानी सिग्मा पी ऑफ एक्स इंटू एक्स। ठीक है, और इसी को हम क्या बोल देते हैं? इसी को बोलते हैं हम ई ऑफ एक्स बोल देते हैं, राइट। तो इस तरीके से सॉल्व होता है। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें पी ऑफ एक्स पूरा निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका पी ऑफ एक्स हमें नहीं दिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो हमें पता है, हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि सिग्मा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। यानी कि जो सभी का योग है वो हमेशा कितना होता है? 1 होता है। ये याद रखना, ये आपको अलग से पूछा जा सकता है। तो सिग्मा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे लिखिए 1/5 प्लस के प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1। अब मैथ का वही अकाउंट वाला रूल अपना दो, तीनों के डिवाइड में सेम होना चाहिए। तो यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, मतलब दोनों में अलग अलग है, तो भाई 15 हो सकता है। इसके में 3 कर दो, उसके में 5 कर दो, इसके में 15 कर दो। तो कैसे होगा? 1/5 गुणे 3/3 प्लस के/1 यानी 15/15 प्लस 1/3 गुणे 5/5 इज इक्वल टू 1। अब सॉल्व करोगे तो 3/15 प्लस 15 के/15 प्लस 5/15 इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करोगे डिवाइड में सेम है तो ऊपर का प्लस हो जाएगा, तो 5 3 8 प्लस 15 के डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 1। अब सॉल्व करो बढ़िया से, तो ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 8 प्लस 15 के इज इक्वल टू 15, और 15 के इज इक्वल टू 15 में से 8 गया तो ये आपका बचेगा 7। तो 15 के इज इक्वल टू 7, तो के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7/15। यानी जो हमारा आंसर है वो कितना आ गया? 7/15। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं, लिख देते हैं -1, 0 और 1। -1 की वैल्यू है 1/15, 7/15 और 1/3, राइट। ये ऐसे 1/5, 7/15 और 1/3। अब दोनों का हमें क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा 1/15, पर ये माइनस में ही रहेगा, इसका हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा 1/3। अब इसको क्या करोगे? प्लस करोगे, तो -1/5 प्लस 1/3। अब दोनों में देखो अलग है तो वही सेम करो, इसमें 5 से गुणा और इसमें 3 से गुणा, यानी इसमें 3 से गुणा करोगे तो 3/15 लेकिन माइनस में, और इसमें 5/15।
तो 3 में से 5 गया, कितना हो जाएगा, ये 2/15 पर पॉजिटिव आंसर आएगा। तो हमारा जो आंसर हो गया वो 2/15। अब बोलोगे सर बताओ, एक नंबर के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ी। तो ये मैंने तुम्हें इसलिए सिखाया है, इन केस मान लो अगर ये 3 नंबर में आता है, ऐसे सवाल 3 नंबर में आते हैं, और अगर ऐसा सवाल 3 नंबर में आया तो आपको वहां पे सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगा, और इसी वजह से ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज है वो कभी कभी 3 नंबर में भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। राइट, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तीन, कितना था यार, 3/15 था कि 3/5 था, ये हो 2/15 था। हमारा आंसर कितना था, 2/15। इसमें है 2/15, हाँ है भाई। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद नेक्स्ट है, एक यादृच्छिक, ध्यान से सुनना क्या लिखा है, एक यादृच्छिक चल मात्र -2 0 और दो हो मूल्यों को धारण करता है, 2 मूल्यों को धारण करता है, ऐसा होना चाहिए, हो पता नहीं कहां से आ गया, जिसकी संभावना क्रमशः 1/3, 3/5 और के है, तथा 0 <k <1 हो तो के का मूल्य कितना होगा। ये जो सवाल है आपका सेम टू सेम जो है इसके पहले वाले क्वेश्चन के जैसा है, तो इसको आप खुद से सॉल्व करोगे। बस मैं आपको आंसर जो है वो बता देता हूं कि जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 1/5। ठीक है, सेम टू सेम देखो इसके जैसा ही है, बस फर्क कितना है, वो -0 1 था, ये -2 0 2 है, यानी कट बीट कर दोगे तो आखिर में वही आ जाएगा, यानी घूम फिर के वही आंसर आने वाला है। चलो अगला, अगला लिखा है, एक असतत संभावना वितरण के लिए उसका माध्य 3 है तथा उसका वितरण 7 है, तो वितरण के लिए E(x²) क्या होगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी आने वाले जितने क्वेश्चन है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 के बाद से कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसको देखो कैसे सोल्व होगा। तो सबसे पहले माध्य, माध्य का मतलब हमारा यहाँ पे क्या होता है, मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले, E(x), क्या इसको दर्शाते हैं, E(x) को माध्य से दर्शाते हैं। ये कितना है, 3 है, और उसके बाद लिखा उसका विचरण, विचरण को हम दर्शाते हैं V², और ये कितना है, 7 है। तो बोला हमें E(x²) का मान बताओ। तो चलो पहले इसको फॉर्मूले में रख देते हैं। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है किसका, विचरण का। तो विचरण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है V(x) इज इक्वल टू, या V इज इक्वल टू E(x) का स्क्वायर। ये ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे होता है, E(x²), राइट, प्लस E(x) का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा होता है। तो V(x) जो दिया है वो 7 दिया है, ये हमें निकालना है, तो ये हम ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस E(x) का होल स्क्वायर करना है, तो E(x) हमें 3 दिया हुआ है, तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये जो है ना, ये एक्चुअली में क्या है, ये हमारा माध्य है, और इसीलिए हम इसकी वैल्यू को यहां लिख दिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये प्लस नहीं होता है, सॉरी, ये माइनस होता है। ये E(x² हो जाएगा इज इक्वल टू 7। अभी माइनस है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो E(x² इज इक्वल टू 9 + 7 कितना हो गया, 16। तो E(x²) जो है वो आपका कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो चेक करो क्या अपने पास 16 वैल्यू है, तो हाँ अपने पास 16 वैल्यू है। तो कहाँ गया 16, ये रहा। ठीक है, तो अपना आंसर जो होगा हो जाएगा 16। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, एक असतत चल के लिए के संभावना वितरण हेतु E(x) इज इक्वल टू 5 है और E(x²) 35 है, तो इस वितरण का विचरण क्या होगा। अब विचरण का मैंने अभी फॉर्मूला बताया कि विचरण का V इज इक्वल टू E(x) ऐसे स्क्वायर माइनस E(x) का होल स्क्वायर। तो ये तो डायरेक्टली यही सोल्व हो जाएगा। E(x²) 35 दिया और 25 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। छठे का आंसर जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद सातवां, सातवां लिखा है कि 10 प्रयत्न वाले धन विषम द्विपद वितरण के लिए निम्नलिखित दिए मूल्यों में से कौन सा मूल्य माध्य हो सकता है। यानी आपको पूछा है कि माध्य कौन सा हो सकता है निम्न में से। तो इसके लिए पहले मैं कुछ आपको दिखाना चाहूंगा, तो थोड़ा सा सब्र करो, 1 मिनट। हाँ, ये देखो, मैंने ऑलरेडी बहुत ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई हैं, ठीक है, इसलिए इस पे टिक किया हुआ। देखो यहाँ पे मैंने कितनी बार लिखा भी है कि मार्च 18, जुलाई 18, 19, जुलाई 19, मार्च 20, मार्च 22, यानी हर साल इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए इसको बढ़िया से कर ही लेना, थियोरी वाला वीडियो देख लेना कैसे भी करके, ठीक है। अच्छा, ये जो अभी पूछा था उसको पहले कवर कर लेते हैं। यहाँ पे पूछा था, क्या पूछा था, धन विषम ना। तो क्वेश्चन में देखो कहाँ गया, ये रहा। तो एक बात याद रखना है, अपने पास 3 होता है, एक धन का होता है, एक शून्य का होता है, और एक ऋण का होता है। जो धन का होता है उसमें <1/2 होता है, शून्य में =0 होता है, और
ऋण में ग्रेटर देन होता है, तो अपने को धन का पूछा है मतलब लेस देन होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे वो समझो। अगर क्वेश्चन में इसमें देखो, ये इसलिए इसका मैं सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसमें एग्जाम में आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, उस तरीके से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बोला है जो P की वैल्यू है वो लेस देन 1/2 है। लेस देन 1/2 का मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 0.5 से कम है। हाँ, तो मैं बोल सकता हूँ कि 0.5 से कम है। तो अगर 0.5 से कम है तो मैं मान लेता हूं कि 0.5 से कम मतलब कुछ भी हो सकता है, तो अभी मैं लिखता नहीं हूं कि कितना है। अब देखो n है और यहाँ पे माध्य है। अब सुनना, अब द्विपद संभावना वितरण में यानी जो द्विपद वितरण होता है इसमें माध्य जो होता है वो होता है एनपी। माध्य क्या होता है? एनपी। और एन की वैल्यू है 10 और पी की वैल्यू है 0.5। तो आंसर आपका कितना आ गया? 5। अब बोलोगे सर उस हिसाब से तो आंसर 5 होना चाहिए, लेकिन आप ध्यान दो यहाँ पे बोला है लेस देन 0.5 यानी लेस देन, तो लेस देन तो मैंने लिया ही नहीं था, तो मतलब 5 से कम होगा। तो 5 से कम तीनों में से कौन सा है, सॉरी चारों में से कौन सा है? तो चारों में से सिर्फ यही है जो 5 से कम है। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट है कि n बराबर 4 तथा p बराबर 1/2 प्राचल वाले द्विपद वितरण हेतु p ऑफ x का मूल्य x के कौन से मूल्य के लिए महत्तम होगा। तो याद रखना है जब भी ऐसा सवाल आता है कि महत्तम मूल्य का पूछे तो आपको याद रखना है कि क्या निकालना होता है? एनपी निकालना होता है और उसी के बेस पे आपको बताना होता है। तो एनपी जो है आपका कितना यानी माध्य, तो 4 × 1/2, तो ये हो जाएगा 2, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि एक द्विपद वितरण का माध्य जो है 5 है और विचरण 10/7 है, तो वितरण कौन सा होगा? अब वितरण कौन सा होगा तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा पी। और पी कैसे निकालोगे वो देखो, माध्य दिया है, माध्य को बोलते हैं एनपी और विचरण को बोलते हैं एनपी क्यू। तो इसका एक संबंध मैंने बताया था, मैंने कहा था एनपी जो है हमेशा बड़ा होता है और बड़ी वैल्यू जो होती है वो नीचे आती है और छोटी वैल्यू जो आती है वो ऊपर आती है। तो एनपी क्यू की वैल्यू कितनी है? 10/7, राइट, इज इक्वल टू यहाँ पे क्यू होता है और डिवाइडेड बाय कितना है? 5। अब इसको देखो सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 10/7 × 5 क्या हो जाएगा? 10/7 × 5, क्योंकि ये 7 क्या है? नीचे आ जाएगा। तो 5 × 1 = 5, 5 दूना 10 यानी 2/7। ये क्या मिल जाएगा? ये आपका मिल गया क्यू। अब देखो क्यू कितना है? क्यू है 2/7। तो आपका जो पी होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 5/7। अब थोड़ा कैलसी में सॉल्व करो, पी जो है 5/7 कितना होता है? तो पी को अगर सॉल्व करते हो 5/7 तो ये आएगा आपका 0 पॉइंट, मैं यहां लिख देता हूं 0.7142 समथिंग करके ऐसे से बढ़ता जाएगा। अब सुनना, हमें बताया गया है कि P लेस देन 1/2 हो तो धन, ग्रेटर देन 1/2 हो तो ऋण और इज इक्वल टू 0 हो तो शून्य। तो ये क्या है? ये तो 1/2 से ज्यादा ना। 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब होता है 0.5, अभी कुछ देर पहले समझाया। तो ये जो है वो 0.5 से ज्यादा है। तो अगर 0.5 से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? ऋण होगा। और इसमें देखो ऋण ये रहा, भले यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी लिखा है लेकिन ये ऑप्शन नंबर सी नहीं है, ये ऑप्शन नंबर बी है। ये टाइपिंग एरर है, इसको इग्नोर करना। ठीक है, उसके बाद लास्टवा क्वेश्चन है आपका। लास्ट में लिखा है कि एन और पी प्राचल वाले द्विपद वितरण के लिए एक भी सफलता न मिले तो उस घटना की संभावना के लिए का सूत्र आपको निम्नलिखित में से कौन सा होगा? एक भी संभावना, एक भी सफलता न मिले मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू आपका क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, राइट। तो फॉर्मूला जो है वो है NCx इंटू पी ऑफ एक्स इंटू क्यू एन माइनस एक्स। एक मिनट, हाँ। अब एन सी एक्स, एन का एन सी 0 हो जाएगा, पी ऑफ 0 हो जाएगा, क्यू एन माइनस 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हो तो क्या होगा? एन सी 0 इंटू पी ऑफ 0 मतलब ये 1 हो जाएगा, या पी ऑफ 0 लिख सकते हो, लिखना चाहो तो पी ऑफ 0 और एन में से 0 गया तो ये आपका क्या हो जाएगा? पी ऑफ एन हो जाएगा। अब सबको चेक करो और देखो कि कौन सा मैच करता है। तो एन सी 0 पी ऑफ एन तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यू ऑफ एन, लेकिन पी के पावर में कुछ भी नहीं लिखा तो ये भी पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पे भी नहीं लिखा तो ये भी पॉसिबल नहीं, यानी हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो सॉल्यूशन आया उस सॉल्यूशन को मैच करने जाओ, NC0 पी ऑफ 0 क्यू एन, तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, तो
क्लियर हुआ इतना? तो ये हमारे चैप्टर 2 का एमसीक्यू था। जितना हो सकता था उतना मैंने करवा दिया है, और इसका जो एक्सप्लेनेशन है, कुछ क्वेश्चंस में डाउट था बच्चों को, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे करवा दिया है। डाउट नहीं होता तो मैं नहीं करवाता, क्योंकि मैंने थियोरी इसकी जो है बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखो, ये जो टिक किया है मैंने, देख सकते हो मैंने कितना ज्यादा एक्सप्लेन किया है। तो इसीलिए ये जो क्लासेस मैंने ली है, इसके जो स्टार्टिंग की क्लास है, यानी जो आपका बेसिक वाला होता है, मैंने वो हालांकि लिख दिया है। थंबनेल में देखोगे तो वहां पे दिख जाएगा, तो उनको क्लासेस को एक बार रिवाइज जरूर कर लेना मॉर्निंग में एग्जाम में जाने से पहले, ताकि आपके मन में अगर कोई डाउट है तो वो ये अभी खत्म हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मतलब अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में जो होगा वो चैप्टर नंबर 3 एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।